नमस्कार। हिंदी न्यूज लॉन्ड्री का कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। न्यूज लॉन्ड्री थोड़ा सा अलग मीडिया संस्थान है। यह अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के समर्थन से चलता है। ये हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं। उन्हीं सब्सक्राइबर्स की बदौलत ये कारवां यहाँ तक पहुंचा है। अब न्यूज लॉन्ड्री हिंदी का नया यूट्यूब चैनल भी आ चुका है। आप हमारे सभी कार्यक्रम न्यूज लॉन्ड्री चैनल के साथ साथ अब न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर भी देख सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटी जरूर बजाइए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन समय रहते मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। दरबार फिर से रंगत में लौट रहा था। हर दिन कुछ न कुछ आयोजित हो रहा था। नए नए मेहमान दरबार में हाजिरी बजा रहे थे। आर्यावर्त में दीवाने खजाना ने बजट जारी किया था। बाजार में धनराज सेठ की कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर रहे थे। इसे डिकोड करने के लिए धृतराष्ट्र ने पाटलिपुत्र से गुरुदेव चाणक्य को आमंत्रित किया था। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी थी। धृतराष्ट्र में दरबारीगण आसन पर बैठे थे। घुटने पर तूत मलंगा की पट्टी बांध रखी थी। बताया गया कि महाराज रात में सोते वक्त मसहरी से नीचे गिर पड़े थे, जिससे घुटने में चोट लग गई थी। रह रहकर चोटिल घुटने को सहला रहे थे। उसी वक्त द्वारपाल ने तुरही बजाई। धृतराष्ट्र हड़बड़ा गए। हड़बड़ी से संभले तब पता चला कि पाटलिपुत्र से महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य दरबार में तशरीफ ले आए हैं। दरबार में पहुंचकर आचार्य चाणक्य को लगा कि आर्यावर्त में राजपाट ठीक से नहीं चल रहा। प्रजा बहुत खुश नहीं है। उन्होंने पूछा, महाराज बड़े दिनों बाद आपने कैसे याद किया? धृतराष्ट्र बोले, मैडम दीवाने खजाना ने बिना लहसुन प्याज वाला शुद्ध शाकाहारी बजट पेश किया है। आपसे बेहतर इसे कौन समझा सकता है गुरुवर? यह कहकर धृतराष्ट्र ने एक वृत्त चित्र चलाने का आदेश दिया। I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amritkal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget. यह देखकर आचार्य चाणक्य अचकचा गए। थोड़ा संभल कर बोले, महाराज मैं कलयुग का चाणक्य, मेरा अर्थशास्त्र से क्या लेना देना? मैं तो सियासत के दांवपेच, खुरपेच और खटकर्मों की पटकथा लिखता हूं। मेरी अर्थशास्त्र भी भला अर्थशास्त्र के बारे में कहां बात करती है? वह तो कुटिल नीति की बात ज्यादा करती है। राजा को अपना शिकंजा अपनी प्रजा पर कैसे कसना है, किसको जेल में डालना है, किसको बाहर निकालना है, विरोधियों को कैसे निपटाना है, इस बारे में मेरी विशेषज्ञता है। मुझे अर्थ से क्या लेना? मैं तो बस शस्त्र से काम लेता हूं। मैं ठहरा कलयुग का चाणक्य। आचार्य की इस सपाट बयानबाजी से धृतराष्ट्र समेत पूरे दरबार को सांप सूंघ गया। तब संजय ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा, बजट को समझने के लिए एक सूत्र आप यहां से पकड़ सकते हैं महाराज। ये कहकर संजय ने एक वृत्त चित्र फिर से चला दिया। तो ये जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें हर तरफ से अगर आप देखें, इस काफी नुकसानदेह बजट मैं समझती हूँ। और इसकी वजह एक ये है कि सरकार जो थोड़ा सक्षम वर्ग, सो कॉल्ड मिडिल क्लास है, उसको उससे डरती है और उसको खुश रखना चाहती है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि वो केवल 20% होंगे ज्यादा से ज्यादा देश में इस तरह का जो वर्ग है। तो अगर आप रिसोर्सेज नहीं जुटा सकते, आपकी हिम्मत मतलब पॉलिटिकल विल नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली जो गाज पड़ेगी वो गरीबों पे पड़ेगी, जिसकी वैसे ही इस लोकतंत्र में कम आवाज है। तो इसीलिए बेरोजगारी की समस्या बढ़ी हुई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये माइक्रो सेक्टर की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी था। अब कुछ तो इन्होंने किया है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वहां पे तेजी से करना है। और दूसरा, कृषि में आमदनी बढ़ाने की जब बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे एग्रो बिजनेस वगैरह की तो बात हो रही है बजट में, लेकिन कृषि में आमदनी कैसे बढ़ेगी, एमएसपी कैसे लागू होगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये जो बजट है वो फिर उसी दिशा में जा रहा है कि वो प्रो बिजनेस, प्रो बिग बिजनेस, और ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है। धृतराष्ट्र ने पूछा, इसी बजट पर हाहाकार मचा है? संजय ने जवाब दिया, हाहाकार इस पर नहीं मचा महाराज, किसी और चीज पर मचा है। उसके बारे में बाद में बताऊंगा। हाहाकार से पहले आप हवाई बजट के बारे में जान लीजिए। जैसे इनकी खबरें हवा में, वैसे ही इनकी कवरेज भी हवा में। नमस्कार, बजट पर हमारी विशेष पेशकश में आपका स्वागत है।
ऊंचाइयों को छूता है आज तक, और एक अलग तरह की ऊंचाई आज हम छूने वाले हैं जब 160 फीट ऊंचे बजट पर चर्चा करेंगे। हवाई बजट विश्लेषण सुनकर धृतराष्ट्र से रहा न गया। उन्होंने कहा, यह क्या मजाक है। संजय ने कहा, कर्मकांड पूरा और आध्यात्म अधूरा, वही बात है महाराज। धृतराष्ट्र को खुलासे की तलब हुई। संजय ने कहा, जैसे धूप बत्ती घंटा घड़ियाल अक्षत भांग धतूरा के साथ देवता का आह्वान किया जाए, मतलब व्यक्ति से भगवान का संबंध सबसे पीछे और कर्मकांडी आडंबर सबसे आगे। अब धृतराष्ट्र के साथ साथ आचार्य चाणक्य भी चकरा गए। तब संजय ने मुद्दे की गांठ खोली। बिल्कुल उसी तर्ज पर बजट के नफे नुकसान बाद में, उसके साथ आडंबर सबसे पहले। हवा में झूलता झूला, झूले पर बैठे अर्थशास्त्री और उनके अर्थ का अनर्थ करते एंकर एंकराएं पींगे मार रहे थे। खबर बाद में, खटकरम पहले। यह कर्मकांड ही खबरिया चैनलों की सफलता का मंत्र है महाराज। देखिए, हम अपने इस हवाई सफर के और इस हॉट एयर बलून के इस सफर के बिल्कुल बीच में आ चुके हैं। आधा सफर हमारा पूरा हो चुका है और हमने बहुत कुछ आपके सामने रखा भी है, और इतना आसान भी नहीं है इतनी ऊंचाई पर आकर ये कार्यक्रम लाना। हमारी टीम ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। हमने तमाम जोखिमों को आंका है। इसमें जोखिम है, बिल्कुल है, लेकिन हमने सेफ्टी मेजर्स भी लिया है। हवाई गुब्बारे से संजय को कुछ याद आ गया। उन्होंने कहा, एक और गुब्बारे की हवा पिछले हफ्ते निकल गई महाराज। डंकापति के दोस्त हैं धनराज सेठ। उनकी कुंडली में हिंडनबर्ग का शनि घुसकर बैठ गया। तब से धनराज सेठ के दिन खराब चल रहे हैं। उनका महल ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार अडानी समूह के शेयर्स के भाव गिर रहे हैं। अडानी की दौलत आधी हो चुकी है। शेयर हर रोज नई नई गहराइयों में गोते लगा रहे हैं। शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है, कारण देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी के शेयरों में गिरावट। यह सुनकर काफी देर से चुप बैठे धृतराष्ट्र बोल पड़े। लगता है धनराज सेठ का शनि भारी हो गया है। उन्होंने इस पर कुछ बोला या नहीं? संजय ने कहा, धनराज सेठ ठहरे डंकापति के खासुल खास शागिर्द, तो हमला भी डंकापति पर ही माना जाएगा महाराज। और डंकापति पर हमले का मतलब तो आप जानते ही हैं कि आर्यावर्त के ऊपर हमला। इसी को मद्देनजर रखते हुए धनराज सेठ ने घोषणा की है कि उनके ऊपर हुआ हमला दरअसल उनके ऊपर नहीं, यह हमला आर्यावर्त पर है, आर्यावर्त की अर्थव्यवस्था पर है, आर्यावर्त के स्वाभिमान पर है, विश्वगुरु आर्यावर्त के ऊपर है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत पर किया गया सुनियोजित हमला है, यानी प्री प्लान। संजय जारी थे। डंकापति के चेलों का कहना है कि धनराज सेठ बहाना है, डंकापति निशाना है। मोदी पर प्रहार के लिए अडानी को हथियार बनाया गया है। सवाल पब्लिक का आज ये है कि अडानी के बहाने मोदी पर हमले का कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया क्या? बॉस, असल में कहानी ये है कि अडानी एक बहाना है। मकसद है मोदी विरोध की राजनीति जो पिछले 8-9 साल से चल रही है, और विपक्ष का ये फेवरेट मुद्दा रहा है अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। इनका कैसेट वहीं बज रहा है। अडानी निशाना या बहाना? इतना ही नहीं, एक चैनल तो ऐसा भी है जिसका मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होता, वह सिर्फ मोदी का दुश्मन होता है। इस खास मौके पर आचार्य चाणक्य बहस में कूद पड़े। धनराज सेठ की कुंडली में तो शनि है, लेकिन लाला जी की कुंडली में जो राहु ने घुसपैठ मारी है, उसका भी तो कुछ बताओ संजय। संजय थोड़ा घबरा गए। उन्हें लगा कि सामने इतना बड़ा विद्वान बैठा है, उसके सामने ज्यादा चटर पटर बोलना ठीक नहीं। लेकिन इस बार संजय के पास कोई चारा नहीं था। तब उन्होंने तार बेतार संपर्क के जरिए बाबा से लाला बने योग गुरु की कुंडली छानी। जो हाथ लगा उसे जस का तस दरबार में पेश कर दिया। अडानी से भिड़ने वाले बाबा रामदेव के शेयर धड़ाम। अडानी की तर्ज में पतंजलि के शेयर तेजी से गिरे। There has been a cut of 13% in the company's stock. संजय जारी थे। हालात बहुत बुरे नजर आ रहे हैं महाराज। धनराज सेठ के हल्ले में लाला जी की बात ही नहीं हो रही। एक तरफ कंपनियों के भाव गिर रहे हैं, दूसरी तरफ लाला के बोल वचन भी गिर रहे हैं। लाला का सुर चिर्राहीन हो गया है, मुंह खोलते ही बास मार रहे हैं। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म क्या है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा। यह देखकर आचार्य चाणक्य ने पहली बार गंभीर हस्तक्षेप किया। कुछ समझ में आया संजय? ये सब चल क्या रहा है? अचानक से लाला जी बेसुरे क्यों हो गए? धृतराज संजय समेत सारे दरबारी आचार्य की ओर देखने लगे। सबकी निगाहों से प्रश्नवाचक चिन्ह टपकने लगा। तब आचार्य ने कहा, लाला जी सियासत का मोहरा हैं। अगर सियासत के काम के नहीं रहे तो उनकी कंपनियों के दाम ऐसे ही गिरेंगे।
धृतराज संजय समेत सारे दरबारियों की आंखें फटकर चौड़ी हो रही थी। आचार्य ने कहा, लालाजी ने जिस सूबे में कुबोल बोले हैं वह विपक्षी दल का सूबा है, राजपूताना राजस्थान। चुनाव तो उन सूबों में भी होना है जहां डंकापति का राज है, लेकिन वहां लालाजी ने ये बातें नहीं बोली। लालाजी विपक्षी दल के सूबे की सरकार को चुनौती दे रहे हैं, वही दल जिसके राज में लालाजी भेष बदलकर एक बार फरार हो गए थे। चुनाव के मौसम में दो तरफा खेल खेल रहे हैं लालाजी। सरकार को कार्रवाई के लिए उकसा रहे हैं और कार्रवाई की स्थिति में चुनावी फायदा डंकापति के दल को दिलाना चाह रहे हैं। विपक्षी सूबे में डंकापति के बंटवारे वाली सियासत खेल रहे हैं लालाजी। सियासी मोहरे की भूमिका में लालाजी पारंगत हैं। जिस बारीकी से आचार्य चाणक्य ने लालाजी की चालबाजी को डिकोड किया था, उसे सुनकर धृतराज संजय समेत सारे दरबारी श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। सांझ का झुटपुटा क्षितिज पर उतर आया था। दरबार समाप्त होने का वक्त हो चला था। धृतराज उठे। उन्होंने आचार्य को वीवीआईपी विश्राम घर में पहुंचाने का निर्देश दिया और खुद अंतःपुर को लौट गए। धृतराज संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। पिछले हफ्ते में एक तारीख पड़ी 2 फरवरी। अडानी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद यह 10वां दिन था। देश के नंबर 1 चैनल ने अपनी गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता के मानकों के तहत 10 दिन बाद भारत के कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी सबसे बड़ी खबर को पहली बार प्राइम टाइम पर जगह दी। इस दरमियान बाजार में लाखों करोड़ रुपए डूब गए। इसमें पब्लिक मनी का भी बड़ा हिस्सा था। देश के प्रमुख व्यापारिक समूह के ऊपर बड़े पैमाने पर हेरफेर घोटाले के आरोप लग रहे थे। आरोप के असर से उसकी संपत्तियां धड़ाधड़ नीचे गिर रही थी। बाजार में अनिश्चितता का माहौल ऐसा है कि अभी भी कंपनी की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन देश के नंबर 1 चैनल की गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता को 10 दिन बाद लगा कि अब यह खबर प्राइम टाइम पर कवरेज के लायक बन चुकी है। हमने अब तक इस खबर का विश्लेषण आपके लिए इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये व्यापार जगत की एक बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में ऐसी 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसने इस खबर को देश की सबसे बड़ी खबर बना दिया है और आज आम लोग भी इस खबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आप यह भी जान लीजिए कि चौधरी साहब की गोल्ड स्टैंडर्ड पत्रकारिता को क्यों लगा कि 10 दिन बाद इस खबर को करना अब जरूरी है। उन्हें 3 वजहों से ऐसा करना जरूरी लगा। हालांकि चौधरी साहब ने सिर्फ एक ही वजह बताई, देख लीजिए। तो 3 बड़ी घटनाएं पिछले 24 घंटे में हुई हैं, जिसकी वजह से हमें लगा कि आज ये विश्लेषण करना जरूरी है। पहली घटना यह है कि विपक्षी दलों ने आज एक मत से इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, अडानी पर चर्चा कराने की मांग की। देश का नंबर 1 चैनल जिसकी पत्रकारिता गोल्ड स्टैंडर्ड की है, वह खबर को खबर के पैमाने पर नहीं तोलता। अगर ऐसा होता तो यह खबर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के 2-4 दिन बाद ही प्राइम टाइम पर होनी चाहिए थी। एक तो देर से आया, ऊपर से मरने की खबर लाया। मतलब इस खबर में भी इतना किंतु परंतु लेकिन इफ यदि बट के साथ कि पूछो मत। मसलन विपक्ष अडानी के बहाने मोदी के खिलाफ इकट्ठा हो रहा है। यानी ये विपक्ष बिखरा हुआ है बिल्कुल, लेकिन गौतम अडानी ने आज इस विपक्ष को एक साथ एक मंच पर बिल्कुल इकट्ठा कर दिया और इस पूरे विपक्ष को आज इसकी एक राय बन गई। तो गौतम अडानी की वजह से आज हमारे देश में विपक्ष इकट्ठा हो गया है, क्योंकि सबको 2024 के लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहे हैं और सबको नजर आ रहा है कि इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर हम देश में राजनीति कर सकते हैं। इफ यदि बट लेकिन किंतु परंतु ये जो प्रीफिक्स हैं, यही इनकी पत्रकारिता की सीमा है। इस समझौतावादी पत्रकारिता ने ही न्यूज लॉन्ड्री जैसे संस्थान की नींव रखी है। कॉरपोरेट और सरकारी विज्ञापन से चलने वाली पत्रकारिता में हमेशा यह खतरा मौजूद रहेगा कि उन खबरों को भी गोल कर दें जिसमें आपका पैसा लगा है, आपका हित जुड़ा है। सब्सक्रिप्शन ही पत्रकारिता को इस दलदल से निकाल सकता है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके आप भी कहिए, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। चौधरी साहब ने आगे जो किया उसके बाद तो पूरी खबर ही आदर्शवाद के समंदर में पवित्र गोते लगाने लगी। चूंकि हमारा देश युगों युगों से अग्नि परीक्षा देता आया है, इसलिए अडानी समूह भी अब अग्नि परीक्षा देगा। एक शब्द है, आपको याद होगा जब सीता पर भी आरोप लगे थे, वो बेबुनियाद आरोप थे, लेकिन सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी और भगवान श्री राम ने वो अग्नि परीक्षा सीता को देने के लिए कहा था। हालांकि आरोप बेबुनियाद थे। अब गौतम अडानी को भी यही करना चाहिए। आरोप इतने गंभीर लग चुके हैं कि उन्हें भी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। बैलेंसवाद के इस नरक कुंड से जब आप बाहर निकलेंगे तब चौधरी साहब का दूसरा रूप दिखेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू किया। यह इंटरव्यू आपको इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि आप इस सूबे के नागरिक हैं या फिर योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। वो एक संवैधानिक पद पर हैं। उनसे महंगाई, रोजगार, कानून व्यवस्था पर कुछ सवाल स्वाभाविक तौर पर पूछने चाहिए।
योगी आदित्यनाथ का यह इंटरव्यू देखने का सिर्फ एक पैमाना है जिसे तिहाड़ शिरोमणि ने तय किया है, या कि आप सनातन धर्मी हो या आप सनातन धर्मी ना हो। इन्हीं दो नजरियों से आपको यह इंटरव्यू देखना चाहिए, ऐसा मैं नहीं, तिहाड़ शिरोमणि कह रहे हैं। और सनातन धर्म में जो विश्वास रखते हैं उन्हें भी बहुत इंतजार था, और जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं उन्हें भी उतना ही इंतजार था। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सूबे के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू सिर्फ इसलिए बर्बाद नहीं हुआ, और भी कई कारनामे चौधरी साहब ने इंटरव्यू के दौरान किए। मसलन हवा में एक हवाई मुद्दा खड़ा करके फर्जी तरीके से उस पर गंभीरता का चोला ओढ़ाना। यह इंटरव्यू बनावटी फैब्रिकेटेड सवालों के लिए भी जाना जाएगा। सनातन धर्म पर हमले भी बहुत हो रहे हैं, साधु संतों को लेकर भी तरह तरह की बात की जा रही है, और कहा जाता है कि भाई ये तो चमत्कार दिखाते हैं, ये तो जादू टोना करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? न किसी ने योगी आदित्यनाथ का नाम जादू टोने और तंत्र मंत्र के साथ जोड़ा, न खुद योगी आदित्यनाथ ने कभी जादू टोने को लेकर कोई बात की। एक अदना सा पुरोहित जादू टोने का दंभ भर रहा है, उसे मुख्यमंत्री से जोड़ने का क्या तुक। लेकिन चापलूसी की यही खासियत है, वह चापलूसी के नए नए रास्ते ईजाद कर लेती है। अब आगे बढ़ते हैं। बीते हफ्ते टाइम्स नाउ नव भारत वाली नाविका कुमार जी ने अपने एक पैनलिस्ट को एक बहुत शानदार ऑफर दिया। उनका ऑफर था गलत होने पर 50 जूते। जूता पैनलिस्ट का, सिर नाविका जी का। तोबा तोबा, पर ऑफर यही था जो नाविका जी ने दिया था। मेरी रिसर्च टीम आपको व्हाट्सएप कर रही है, फैक्ट्स आप देख लें। मैं गलत अगर होंगी तो आप मुझे 50 जूते मारिएगा। यह सुनकर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या यह ऑफर सिर्फ इसी शो के लिए है, या फिर यह ऑफर रेट्रोस्पेक्ट यानी बैकडेट से लागू होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यह क्यों पूछ रहा हूं। पहले ये देखिए, फिर बताता हूं। अब सोचिए कि जितनी बार इन्होंने गलतियों पर माफी मांगी है, अपनी खबरें हटाई हैं या फिर ट्वीट डिलीट किया है, उसके बाद तो बस जूते ही जूते और सिर ही सिर होंगे। फिर से आगे बढ़ते हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, इसे आरएसएस का मुखपत्र भी कहते हैं। हालांकि इससे जुड़े किसी व्यक्ति से आप अगर पूछेंगे तो वह कहेगा हम मुखपत्र नहीं, वैचारिक नजदीकी रखते हैं, हिंदुत्व के प्रति हमारा समर्पण है। खैर, ये सब भुलावे भटकावे हैं, मामला नाभिनाल संबंध का है। फिलहाल ऑर्गेनाइजर ने आरएसएस का काम छोड़कर अडानी समूह का काम उठा लिया, ऐसा लगता है। इस पत्रिका के डिजिटल संस्करण ने एक खबर छापी। खबर का उन्वान है डिकोडिंग हिट जॉब बाय हिंडनबर्ग अगेंस्ट अडानी। हिंदी में कहें तो अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के हमले की पड़ताल। बहुत दिनों तक मुझे यह जिज्ञासा रही, या कहें कि जानने की तलब रही, कि व्हाट्सएप में इतनी मेहनत से भारत के इतिहास पर, गांधी नेहरू पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर, आज़ादी की लड़ाई पर उलझुलूल, बेसिर पैर वाली, बिना जमीन बिना आसमान वाली कहानियां कौन लिखता है और कौन फैलाता है। कहां से ये कहानियां पैदा होती हैं और कैसे देखते ही देखते व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कण कण में समा जाती हैं। फिर मुझे ऑर्गेनाइजर की यह खबर पढ़ने को मिली। इसे पढ़कर समस्या के कुछ सूत्र मेरी पकड़ में आए। या तो बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, या फिर ऑर्गेनाइजर के रिपोर्टर संपादकों ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सदस्यता ले ली है। वरना यह खबर सुनिए। वह टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ी महिला थी, जिसका रिश्तेदार भारत तोड़ो चैनल में एंकर था। एंकर के एक रिश्तेदार की पिछली पुश्त इंग्लैंड होते हुए अमेरिका गई थी। उस रिश्तेदार की वर्तमान पुत्री ने हिंडनबर्ग रिसर्च के दफ्तर के सामने एक सेल्फी ली है। उस सेल्फी में एक और महिला सड़क पार जाती हुई नजर आ रही है। वह महिला भारत की तमाम कम्युनिस्ट पार्टियों और खान मार्केट गैंग की महत्वपूर्ण सदस्य श्रीमती एनी जैनब सिंह की सगी बहन है। उस सगी बहन ने भारत की अनगिनत वामपंथी प्रोपेगेंडा वेबसाइटों की एक पूरी संस्था को टनों टन रुपया फंड करके भारत के खिलाफ अभियान चलाया है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ हिट जॉब किया है, और इसमें सभी प्रोपेगेंडा वेबसाइटों का हाथ है। दूर की कौड़ी खोज कर लाया है ऑर्गेनाइजर। सदी की इस महान खोजी पत्रकारिता के लिए मैं ऑर्गेनाइजर को पुलित्जर सम्मान का अभिलाषी हूं। मेरी अभिलाषा है कि आप सब भी मेरी इस इच्छा में समवेत स्वर जोड़ दें, ताकि बात पुलित्जर के कानों में पड़ जाए।
कि ऐसा खरा हीरा हमारे पास मौजूद है, बस आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत है। अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आपकी भी यही अभिलाषा होनी चाहिए। जिस धड़ल्ले से ऑर्गेनाइजर ने इस खबर में प्रोपेगेंडा का जिक्र किया है, वह अगर इन खबरों पर भी वैसे ही नजरें इनायत कर ले तो उसकी पत्रकारिता का परचम पूरी दुनिया में लहरा जाए। गंजा कबूतर बाग में डेरा। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज 24 से है। यह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से आई रिपोर्ट है। बीते एक पखवाड़े के दौरान हमने उत्तराखंड के जोशीमठ कस्बे की धंस रही धरती पर अनेक कहानियां देखी और सुनी, पर यह हालत हिमालय के लगभग हर हिस्से की सच्चाई बनता जा रहा है। डोडा जिले में भी उसी तरह जमीन धंस रही है, लोगों के घर दरक रहे हैं, दर्जनों घरों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लोग चाहते हैं कि सरकार बहादुर इस पर भी नजर फेरे। ये आप बाहर आ जाइए, आप देख सकते हो इस वक्त कि ये लेंटर जो है अपनी दीवार छोड़कर लगभग 2 फीट की दूरी से आ गया है। ये टोटल 2 घंटे के बीच में है। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इंतजामिया की तरफ से भी कि आप बाहर आ जाइए प्लीज, मेहरबानी करके। देखिए, हमें ये कहा गया है कि यहाँ से बाहर आ जाइए क्योंकि ये घर किसी भी समय मलबे में तब्दील हो सकता है। खतरा सर, ये हद से ज़्यादा खतरा, चूंकि कल से 2-3 मकान गिर चुके हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट है उसमें 21 मकानों का खतरा है। लेकिन सर मैं ये कहूँ कि इसका जो नाम पड़ गया है, जो नाई बस इसलिए क्योंकि यहाँ बाहर के लोग बसे हुए थे, मिलिटेंट्स विक्टिम्स बसे हुए थे। मेरी आपकी वसात से दोनों हाथ जोड़कर अपील है एलजी मनोज सिन्हा साहब से, होम मिनिस्टर से, पीएम साहब से, पीएम पैकेज में से कुछ इन लोगों को दिया जाए, यह कहीं जोशीमठ का जैसा ना बन जाए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।